हमें देखो वीडियो पोज हो गई थी 12th बी के लिए। हमारे पास जो मैं इस समय पढ़ा रहा हूँ 12th बी के लिए पोर्शन है। अब 12th बी में मैंने आज चार्ज कुछ पढ़ाया था, चार्ज के बारे में, तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। देखो अब हमारे पास जो चार्ज है, चार्ज कैसे कैसे होता है। अब मैं आवेश के बारे में बात करता हूँ। हमारे पास 3 तरीके के चार्ज के, हम आवेश को घनत्व के आधार पर 3 तरीके से बांटते हैं। एक मेरे पास होता है रेखिक आवेश घनत्व। उसकी डेफिनेशन क्या होती है, प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक लंबाई पर मान लो कि मेरे पास कोई एल लंबाई का एक वायर है, एल उसकी लेंथ और पे इस पर प्लस का क्यू चार्ज है। मैं इसको दिखाता हूँ लैम्डा से। किससे दिखाता हूँ, लैम्डा से। अब लैम्डा बराबर जितना चार्ज है और जितनी उस वायर की लेंथ है, भाग दे दो उससे। चार्ज का मात्रक होता है कूलम, लेंथ का मात्रक, लंबाई का मात्रक मीटर, कूलम बटे मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। यदि तुम इसकी बीमा निकालोगे तो बीमा बनेगी m0 L⁻⁻1 और a इंटू टी। ठीक, ये नोट करना है अपनी बुक में बिल्कुल ऐसे जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ और जैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ ऐसे ही नोट्स बनानी है मेरे भाई। दूसरा मेरे पास होता है पृष्ठ आवेश घनत्व। दूसरा मेरे पास होता है पृष्ठ आवेश घनत्व। अब देखो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ मैं। पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। मैं तो इसे जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी नोटबुक में बड़ा साफ साफ और अच्छा लिखना है। हम इसको दिखाते हैं गामा से। मैं इसको कितना लिखता हूँ, पृष्ठ आवेश घनत्व को गामा। अब ज़रा देखो कितना होता है, जो पृष्ठ है, जो क्षेत्रफल दे रखा उस पर चार्ज और अपॉन का जितना क्षेत्रफल है ए। ठीक, अब मैं इसको रो से जब मैं दिखा रहा हूँ तो मेरे पास कितना हो जाएगा, इसके लिए चार्ज के लिए कितना होता है कूलम और बटे क्षेत्रफल कितना होता है मीटर का स्क्वायर, बराबर यूनिट यदि लिखोगे m0 L⁻⁻2 और a इंटू टी। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत। ये मेरे पास होता है पृष्ठ पर आवेश। मान लीजिए कि मेरे पास कोई ये पृष्ठ है और इस पृष्ठ की लेंथ जितनी भी है, इसका क्षेत्रफल मान लीजिए कुछ भी है, इसका क्षेत्रफल माना है मैंने a, इस पर चार्ज है प्लस का q। मुझे निकालना है पृष्ठ आवेश घनत्व के। पृष्ठ का क्षेत्रफल है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश होएगा उसको बोला जाता है पृष्ठ आवेश घनत्व। घनत्व का मतलब है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो है चार्ज है, जिसकी भी हम बात कर रहे हैं। तीसरा हमारे पास होता है आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व को जो दिखाया जाता है रो से दिखाया जाता है। रो बराबर मैं यदि फार्मूला लिखूँ सीधा सीधा क्यों अपॉन का कितना लिखूँगा मैं आयतन। यदि मेरे पास कोई वस्तु आयतनात्मक है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा मोटाई तीनों चीज़ें दे रखी हैं, इसका मतलब वो आयतन में है। मैंने उसको प्लस का क्यू चार्ज दिया, प्लस का क्यू चार्ज देने पर उसके आयतन से उसमें भाग दे दो, क्या निकल के आ जाएगा आयतन आवेश घनत्व। यदि मैं इसकी परिभाषा लिखूं तो परिभाषा इसकी क्या होगी, एकांक आयतन में, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक, ये मेरे पास इसके लिए फार्मूला कूलम बटे मीटर स्क्वायर। यदि तुम इसकी यूनिट लिखोगे तो m0 L⁻⁻3 a और इंटू टी। अब मेरे पास 3 चीज़ आ गई। एक तो मेरे पास हो गया, अब देखो मैंने ये तीनों चीज़ें बताई हैं मैंने। एक है मेरे पास रेखिक आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। ठीक, पहली बात हमें क्या लिखना है, यदि मैं कहूँ कि मेरे पास लैम्डा रेखिक, ये मेरे पास क्षेत्रफल है, ये मेरे पास आयतनात्मक है, तो ये तीनों की ही तीनों अदिश राशि हैं। क्या है मेरे भाई, तीनों की तीनों ही
अदिश राशि में। बस किसी में इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। अब हमारे पास जो नया टॉपिक है, देखो यही चीज़ें नोट्स करके तुम अपने नोटबुक में अच्छी तरीके से लिखना। एक चीज़ मेरे पास होती है घन कोण, एक है हमारे पास घन कोण। यदि मैं घन कोण की बात करूं तो घन कोण की यदि तुम परिभाषा लिखोगे तो घन कोण के लिए लिखोगे किसी पृष्ठ द्वारा, किसी पृष्ठ द्वारा, पृष्ठ का मतलब है मान लो ये मेरे पास कोई क्षेत्र एरिया है और मैं इस पॉइंट पर बात कर रहा हूँ, ये क्षेत्रफल इस पर जितना भी एक कोण बनाएगा ये वाला, उसको बोला जाएगा घन कोण। अब मैं इसकी परिभाषा लिखूँ तो किसी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर आंतरित कोण घन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? घन कोण कहलाता है। मतलब कि ऐसा समझो, देखो ये पृष्ठ है, पृष्ठ इस ये वाला बिंदु है, इस पृष्ठ पर जो एक कोण बना रहा है इसको बोला जाता है घन कोण। यदि चीज़ें समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो देख सकते हो, पीछे हटाओ दोबारा देख लो। इसकी जो यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है, वह होती है स्टेरेडियन। क्या होती है मेरे भाई? रेडियन। क्या होती है? रेडियन। अब ज़रा देखो, यदि मुझे रेडियन निकालना है, अब मुझे क्या निकालना है? घन कोण निकालना। तो घन कोण को हम दिखाते हैं किससे? ओमेगा से। किससे दिखाते हैं मेरे भाई? ओमेगा से। मान लो कि मेरे पास कोई ये क्षेत्रफल है जिसका एरिया कितना है? एस। ये मेरे पास कोई बिंदु है। अब ये मेरे पास जो बिंदु है, यहाँ इस बिंदु पर जो ये कोण बना रहा होगा, मान लो ये वाला ऐसे जा रहा है, ये वाला ऐसे आ रहा है, ठीक, ये कुछ ना कुछ कोण बना रहा होगा ये वाला, इसी को बोला जाता है मेरे भाई ओमेगा। इसी को क्या बोला जाता है? ओमेगा। यदि मैं यहाँ से ओमेगा की वैल्यू लिखूँ तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो कितनी है? आर। ये वाले सेंटर पॉइंट से यहाँ से यहाँ तक। तो यदि मैं इसके लिए लिखूँ तो ओमेगा बराबर मेरे पास हो जाएगा ds/r²। कितना हो जाएगा? ds/r²। ये जब मैं इस एंगल से इस एंगल की बात कर रहा हूँ। मान लो यदि मैं इस वाले एंगल, बिल्कुल देखो इधर को बिल्कुल सीधी कांस्टेंट इसकी लाइन में बात कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास ds वेक्टर भी लिख सकता हूँ। वेक्टर का मतलब है कि जो मेरे पास ये उस घन कोण है उसकी दिशा किधर की तरफ है? सामने की तरफ है। लेकिन यदि मैं इस बात को कह दूँ, देखो ये ज़रा एक चीज़ ध्यान से देखो, इसमें ये बिल्कुल एंगल ऐसे है, ये भी एंगल ऐसे है, ये वाली दूरी भी सेम है, ये वाली भी दूरी सेम है, ये बिल्कुल एकदम बराबर है, बिल्कुल एकदम। मतलब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ना निकल कर, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये वाला जो सामने वाला क्षेत्रफल बिल्कुल सेम है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझो इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ कंक्लूजन है बहुत ज़बरदस्त। मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ, ज़रा ध्यान से समझो। देखो मान लो इस वाले पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आया, ध्यान से समझना मेरे भाई, इस वाले पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आ रहा है। अब मैं जो सॉलिड एंगल मान रहा हूँ ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को ही निकल कर आ रहा, इधर को ही ये सरफेस एरिया, इस सरफेस एरिया का भी मूव भी इधर को ही है, जिधर को मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आ रहा। ध्यान से देखो, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल कर आ रहा है और ये वाला सरफेस एरिया भी ऐसी। अब सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरे पास ऐसे, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जा रहा, बिल्कुल ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ये से, लेकिन मैंने क्या काम करा, अपना जो है जो सरफेस था वो बदल दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो जा रहा है इधर को, लेकिन जरा इस वाले एरिया को देखो, सरफेस एरिया की डायरेक्शन इधर को होगी, इसका जो मुँह है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ को झुक गया, यहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड उधर को ही जा रहा। तो अब मुझे जो सॉलिड एंगल मिलेगा ना वो थीटा के बीच में मिलेगा। मतलब जा तो रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को, लेकिन मूव हो गया उसका इधर को। तो इसका जो मैं एंगल निकालूंगा, यदि मेरे पास मुझे इसका सॉलिड एंगल निकालना है, ये वाला डी ओमेगा, यदि मुझे इसका एंगल निकालना है तो उसके लिए मैं क्या काम करूँगा, अब मेरा पास ds वेक्टर जो पहुँचगा, इसका जो सरफेस जो, क्योंकि मैं डायरेक्शन अब इधर को ले रहा हूँ, इस वाले फेस की डायरेक्शन अब नीचे की तरफ को है, पहले इधर को ही, इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन अब डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इधर की तरफ को। लेकिन एंगल मेरे पास कितना था, तो एंगल भी मुझे ये वाला ही लेना पड़ेगा, थीटा। अब यहाँ पर सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा डी ओमेगा बराबर ds जो इसका क्षेत्रफल है और जितने एंगल पे झुका हुआ है cos थीटा अपॉन का r²। ये मेरे पास एंगल होता है किसके लिए, सॉलिड एंगल के लिए, जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड या लाइन बिल्कुल सेम हो और क्षेत्रफल की दिशा अलग हो, या क्षेत्रफल सेम हो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन की दिशा अलग हो। इसको नोट करके बना लेना। अब देखो हम बात करते हैं गॉस लॉ। इसी के आधार पर हम पढ़ेंगे किसको, गॉस लॉ को, या गॉस का नियम भी जिसको बोला जाता है। अब गॉस के नियम की परिभाषा समझो पहले। यदि मैं इसकी परिभाषा लिखूं तो परिभाषा यह होती है, निर्वात या वायु, निर्वात का मतलब होता है जहाँ कुछ भी नहीं हो, वायु में किसी
बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स मान लो फाई ई है, पृष्ठ के भीतर उपस्थित नेट आवेश क्यू इन का 1 का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। मतलब कि अब समझो इसको, इसमें लिखा हुआ है निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत जो फ्लक्स है, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई पृष्ठ के भीतर उपस्थित नेट आवेश क्यों इन के 1/9 गुना होता है। अब मान लो ये मेरे पास कोई बंद पृष्ठ है, सपोज करो मेरे पास बंद पृष्ठ है, इस पर प्लस का चार्ज रखा हुआ है क्यों। अब ये नो करा है विद्युत फ्लक्स किसी पृष्ठ से, इस वाले पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, इस वाले पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होएगा। यदि मैं कहता हूँ मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है टोटल एक लाइन यहाँ से जा रही है, एक लाइन यहाँ से जा रही है इलेक्ट्रिक लाइन की, तो ये सारी लाइन जुड़कर क्या बनाएंगे, हम सारी विद्युत लाइनों को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मुझे कितना मिलेगा, प्लस का क्यों जितना चार्ज है और अपॉन का एप्सिलॉन नॉट का उसमें दे दो भाग। तो भाग का मतलब है यदि मुझे इस सारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो सारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए जितना चार्ज अंदर है सरफेस पे कितना चार्ज मिलेगा, तो क्यों अपॉन का एप्सिलॉन नॉट। यही गॉस लॉ कहता है कि यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ तो फाई ई बराबर समाकलन कर दो। समाकलन का मतलब है सारा इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ये जो है ना, ये जो गोला बना हुआ है, इस गोले का मतलब है कि ये पूरे गोले का समाकलन हो गया। मैंने इस वाले पॉइंट का हल्का सा एक फ्लक्स लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लिया कि इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई हा, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई हा, इस वाले पॉइंट का क्षेत्रफल ले लिया मैंने कितना हा ds, और सबका कर दिया मैंने समाकलन। समाकलन का मतलब होता है इस सारे का समाकलन कर दिया, यहाँ से लिया, मैं इस पूरे पृष्ठ की कैलकुलेशन कर रहा हूँ इसके बेस पे। तो बराबर कितना लिखा जा सकता है, क्यों इन जितना चार्ज अंदर था और अपॉन का एप्सिलॉन नॉट, कितना एप्सिलॉन नॉट। ई नॉट मेरे पास क्या है, विद्युतशीलता। विद्युतशीलता का मतलब है कि जितना इसमें चार्ज चल सकता है, चार्ज चलने के लिए जो मीडियम है जो हम इसका यूज कर रहे हैं उसका विद्युतशीलता, उसमें से चार्ज कितना चल सकता। अब ये तो मेरे पास है, मान लो तुमने कोई अदर मटेरियल रख दिया कि यदि मैं कहूँ यदि मुझे फाई ई निकालना है, तुमने अदर मटेरियल रख दिया, तो समाकलन वही पूरे फ्लक्स के लिए और इनटू ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इनटू ds छोटा सा एक जो तुमने क्षेत्रफल लिया है, बराबर मैं इसे लिख सकता हूँ क्यू एन और अपॉन का के और इनटू एप्सिलॉन नॉट। के क्या है, यदि तुमने कोई बीच में मटेरियल रख दिया उस मीडियम का पराविद्युतांक। पराविद्युतांक का मतलब होता है कि कांस्टेंट पार्ट है जिसको हम यूज कर रहे हैं, तो उसका पराविद्युतांक कितना है जिसमें से मीडियम में से वो चल रहा है। ठीक भाई। अब ज़रा आगे देखो, यदि मैं कहूँ कि देखो इसमें दो चीज़ दी हुई है, एक तो दिया हुआ है क्यों इन, तो क्यों इन जो है रिजल्टेंट चार्ज है, रिजल्टेंट चार्ज, और मेरे पास जो ये रिजल्टेंट ई क्या है, मेरे पास ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, अब हम गॉस लॉ को निकालने की प्रक्रिया में आते हैं। अब देखो हम गॉस लॉ निकालेंगे कैसे, गॉस के नियम की उत्पत्ति हुई कैसे। अब सपोज करो, देखो मान लो सबसे पहले करो एक, हमने यहाँ से लिखना माना कोई पृष्ठ है हमारे पास, तुम्हारी जो थ्योरी बनेगी कोई पृष्ठ है, ठीक, जिसका कोई पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है, क्या मेरे भाई क्षेत्रफल, क्या लिखना है मुझे, क्षेत्रफल जो है मान लो वो कितना है s है। ठीक, अब पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है ई, उसमें आवेश जो रखा हुआ है वह प्लस का क्यों रखा हुआ है। ठीक है भाई, आवेश से पृष्ठ की जो दूरी है
आवेश से पृष्ठ की जो दूरी है वह है r। बस यही चीज़ें मेंशन करके चलनी है। अब ज़रा देखो ये, मान लो ये मेरे पास कोई चार्ज है, सरफेस एरिया है, इसका मध्य बिंदु ये है, यहाँ पर प्लस का क्यू चार्ज आवेश रखा हुआ है, बिंदु O है, यहाँ से यहाँ तक के लिए कोई चार्ज हमने माना है कि यहाँ से यहाँ तक जो हमारे पास ये एंगल है, कोण है, सॉलिड एंगल, जो हमने लिया है डी ओमेगा। डी ओमेगा का मतलब है पूरे का तो होता 4 पाई, लेकिन मैंने इसी का लिया है, इसका लिया है कितना, डी ओमेगा। इसके लिए कितना लिया है, क्योंकि मैं स्मॉल, जब भी देखो ओमेगा का मतलब है पूरे के लिए, डी ओमेगा का मतलब एक छोटे से पार्ट के लिए, डी का मतलब होता है स्मॉल, यहाँ पर डी का मतलब स्मॉल है। अब मैं इस वाले क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ, देखो पूरे का क्षेत्रफल 4 पाई, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, डी एस, क्योंकि भाई ये इसका एक छोटा सा पार्ट है डी एस। लेकिन मैं इस चीज़ को भी कर सकता हूँ, बिन पॉइंट यहाँ पर पी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मेन डायरेक्शन है वो किधर की तरफ को, इधर की तरफ को, लेकिन मैंने यूँ देखा कि क्षेत्रफल तो मेरा इधर को दिखाई दे रहा, इसका मुँह जाना तो इधर को है, लेकिन मैं इधर को बात कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास थीटा एंगल होगा। कितना होगा मेरे भाई, थीटा एंगल। मैं इसको कितना लिख सकता हूँ, ये वाला जो मेरे पास है ये डी एस छोटा से, बहुत और भी छोटा सा, डी एस वैक्टर के साथ है, क्योंकि ऊपर वैक्टर लगा दिया, इसका मतलब ये एंगल पे है किसी न किसी पे। जब डी एस लिखा हुआ है तो विदाउट एंगल, इसका मतलब जिधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर कोई क्षेत्रफल है, लेकिन जैसे ही ऊपर वैक्टर लगा दिया, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अब चेंज हो चुकी है, कुछ ना कुछ और है। ये टोटल एरिया कितना है, एस। ठीक, अब मैं जानता हूँ कि किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वह होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मुझे इस पॉइंट पर निकालनी है, तो कितना लिख सकता हूँ मैं, Q/r²। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत हो कैसी भी, फिर आगे चलें। हैं, ये मेरे पास डी ओमेगा ये वाला एंगल हो गया, ई इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहा हूँ, इस पॉइंट पर कितनी हो जाएगी, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। अब यदि मैं कहूँ, अब ज़रा देखो मेरे पास, मैं अब दूसरे एंगल के लिए निकाल रहा हूँ, दूसरी तरफ के लिए। मैं इसको चित्र को एक बार और बना दूँ ताकि इधर डेरिवेशन चल रहा है, इधर तुम्हें ये दिखाई भी देता रहे और इधर साथ के साथ मैं बताता भी रहूँ पेज पर। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने सामने को माना था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इधर को है, इसका क्षेत्रफल मेरे पास डी एस है, लेकिन मैंने सरफेस देखा, चेहरा तो उधर का इधर की तरफ को घूम रहा, और एंगल मेरे पास कितना हो गया मेरे भाई, थीटा। ये पॉइंट पी है, यहाँ पर जो एंगल बनना है वह बनना है डी ओमेगा। ये मेरे पास कितना है, प्लस का क्यू। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो मैंने ली है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल कर आई है मेरे पास, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू Q/r²। अब देखो ज़रा, मैं कहता हूँ जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है, तथा एक मैंने एक और वेक्टर लिया है ds इधर की तरफ को। मैंने देखा कि चेहरा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर की तरफ को है, लेकिन मैं फेस कर रहा हूँ इधर की तरफ को, इधर की तरफ को, तो उसका चेहरा घूमगा, तो किसी न किसी एंगल पर घूम आएगा। ds के बीच का जो कोण है, के बीच जो मेरे पास कोण है कितना है, थीटा है। ठीक, अब इस थीटा के द्वारा ds से गुजरने वाला, इस ds से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होएगा, क्या मेरे भाई, विद्युत, जो विद्युत फ्लक्स होएगा कितना होएगा, मैंने मान लिया वो डी फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक स्मॉल सा भाग कितना हो जाएगा, ई वेक्टर और इनटू ds, और बराबर लिखा जा सकता है, देखो ये वेक्टर के रूप में है, तो डी फाई ई इलेक्ट्रिक फील्ड का छोटा सा पार्ट मैं तो लिख सकता हूँ, और इसे लिख सकता हूँ ई और इंटू ds, और इंटू लिखा जाता है कॉस थीटा। भाई यदि मैं ds के लिए लिख रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे इस वाले वेक्टर के लिए क्षेत्रफल कितना, इस क्षेत्रफल पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल रहा, इस क्षेत्रफल पर तो कितना मिल रहा मुझे, ds और इंटू कॉस थीटा। इस क्षेत्रफल पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे पर कितना मिलता मुझे, ds, लेकिन ये एंगल पर आएगा तो कॉस में मिलेगा, तो ds और इंटू कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड वही रखना है जो है। अब मैं यदि यहाँ से E का मान रखूँ तो मैं कितना निकाल रहा हूँ, डी फाई और इंटू ई बराबर, इस E की वैल्यू रखो, E की वैल्यू जरा देखो कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/r²। तो रखें भाई इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटू में से रखता हूँ Q/r², और इंटू लिखा जा सकता है ds और इंटू कॉस थीटा बराबर। मैं इसे लिख सकता हूँ Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों को मैं सामने लिया, यूँ मेरे पास ऐसे ही है, और इंटू इसे लिखा जा सकता है ds और इंटू कॉस थीटा r²। अब ज़रा इसको देखो, मैंने इसको कुछ ना कुछ लिखवाया है पीछे, अभी देखें क्या लिखवाया, देखो ज़रा, ये मेरे पास सॉलिड एंगल है, यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखवाया, ओमेगा बराबर यदि एंगल पे है तो इसके रेडियन में जो कोण आएगा ds और इंटू कॉस थीटा और r²।
क्या मैं इसको इतना लिख सकता हूँ? हाँ भाई, क्यों अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू डी ओमेगा लिख सकता हूँ। लिखा जा सकता भाई इसको, है नहीं लिखा जा सकता। डी ओमेगा बराबर क्षेत्रफल है। अब ज़रा देखो मेरे भाई, अब एक चीज़ ज़रा ध्यान से समझनी है। अब यदि मैं आंतरिक घन कोण की बात करता हूँ, किसकी मेरे भाई? आंतरिक घन कोण की। अब आंतरिक घन कोण, इसके लिए अब ज़रा देखो एक चीज़ और देखो, पूरे उससे समझ लो कि मेरे पास पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होएगा। पूरे फ्लक्स से तो मैं लिख सकता हूँ डी ई स्मॉल के लिए, पूरे के लिए फाई ई बराबर कितना लिखूँगा मैं? समाकलन कर दो किसका? पूरे पृष्ठ के लिए, तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटू डी एस। समाकलन का मतलब है डी एस मेरे पास छोटा सा पार्ट, यदि तुम इसका समाकलन कर दोगे तो पूरे का बराबर कितना लिखा जा सकता है? समाकलन और डी और इंटू फाई और इंटू ई, ये छोटे से पार्ट के लिए बराबर कितना लिखा जा सकता है? क्यों अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू समाकलन कर दो किसका? डी और इंटू ओमेगा का। अब ज़रा देखो, यू मैंने लिखा है फाई और इंटू ई, समाकलन कर दो इस पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड, जो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। उस पॉइंट पर मेरे पास छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आई थी? डी फाई ई। अब इसी डी फाई ई का यदि मैं सारे का, छोटी सी इतना है, सारे का समाकलन कर दूँगा, मतलब सारे पृष्ठ की यू निकल जाएगी मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब डी फाई ई की वैल्यू कितनी आई है? ये वाली डी फाई ई की वैल्यू है किसकी मेरे पास? डी फाई ई की वैल्यू क्यों अपन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू डी ओमेगा। अब जरा देखो मेरे पास समाकलन, तो मेरे पास ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू का समाकलन होता नहीं है, तो मैं समाकलन किसका करूँगा? ये मेरे पास डी ओमेगा है एंगल का, क्योंकि एंगल वेरिएबल है, तो एंगल वेरिएबल तो मैं इसका फ्लक्स चेंज कर सकता हूँ। अब जरा देखो ये मेरे पास कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही ध्यान से ये समझनी है, नोट करके लिख लो मेरे भाई। हाँ, ये देखो मेरे पास इतना आ गया, मैं इसको इतना भी लिख सकता हूँ बिल्कुल प्योर भाषा में, कि यदि मुझे फाई ई बराबर कितना लिखा जाए? क्यों अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू समाकलन कर दो डी और इंटू ओमेगा का। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं भाई। अब इसको नोट को ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ा कर लिखो कि किसी बंद पृष्ठ द्वारा उसके भीतर स्थित बिंदु पर आंतरिक घन कोण कितना होता है? 4 पाई होता है। मतलब कि मैं कहूँ, लिख लो इसको, थोड़ा सा डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। किसी बंद पृष्ठ द्वारा, यदि मेरे पास कोई बंद पृष्ठ बिल्कुल एकदम क्लोज सरफेस है, इस सारे सरफेस का इस बिंदु पर सारे सरफेस का जो आंतरिक घनकोण होएगा वो 4 पाई के बराबर होता है। किसी बंद पृष्ठ द्वारा, हाँ इसके ऐसा लिखो, इसके भीतर लिख लो, भीतर हाँ स्थित बिंदु पर, मध्य बिंदु पर लिख लो, मध्य बिंदु पर आंतरिक कोण की वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई। तो मैं इस बात को कह सकता हूँ, इस वाले पॉइंट पर जो आंतरिक कोण होगा, कोई भी क्षेत्रफल है मेरे पास पूरा, और इस वाले पॉइंट पर मुझे बताने का कोण कितना होगा, आंतरिक घन कोण, तो इस वाले पॉइंट पर कितना होगा? हमेशा ही 4 पाई होएगा। तो ये वाला एंगल है मेरे पास छोटा सा। यदि मैं इस पूरे एंगल की बात कर रहा हूँ, समाकलन का मतलब पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक का छोटे से का डी ओमेगा, पूरे का कितना हो जाएगा? 4 पाई। तो मैं यदि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली यहाँ से, तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा? क्यों अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और मैं इसकी जानता हूँ, ये मेरे पास कितना हो जाएगा? 4 और इंटू पाई, इंटरनल आंतरिक कोण कितना हो जाएगा? 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ फाई ई बराबर क्यों अपॉन का एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे भाई प्रूफ होता है गॉसियन थ्योरम से। दिखाई नहीं दिया यहाँ पर, कोई नहीं, ज़रा देख लो, बस इतना ही लिखा हुआ है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, और क्यू फाई ई बराबर क्यों अपॉन का एप्सिलॉन नॉट। ये मेरे पास क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट। किसके लिए? गॉसियन थ्योरम के लिए। अब देखो, ये तो मेरे पास हो गया है इंटरनल के लिए, कि जब ये मेरे पास जब की बात है, जब मैं क्या कर रहा हूँ, चार्ज मेरे पास भीतर रखा हुआ है। यदि मेरे पास कोई सरफेस है और उस पर चार्ज किधर रखा हुआ है? प्लस का भीतर रखा हुआ है। लेकिन गॉसियन थ्योरम एक चीज़ और कहती है, इस बात को मैं कह सकता हूँ, इसकी नोट करके इसमें लिख लो, इसकी पहले नोट लिख लो, इसे बाद में समझाएंगे। कि बंद जो है मेरे पास, नोट यही लिखना है जो इसका डेरिवेशन का वो आता है रिजल्ट। बंद पृष्ठ है मेरे पास,
बंद पृष्ठ के भीतर स्थित आवेश, पृष्ठ के भीतर स्थित आवेश के कारण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान 1/ε0 गुना होता है। दूसरा देखो, दूसरी स्थिति, स्टेज नंबर 2। यदि मैंने चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है और मेरे पास सरफेस यहाँ पर रखा हुआ है, अब इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल के जाएगा। अभी चार्ज के भीतर रखा हुआ है, लेकिन अब जो है सरफेस के भीतर रखा हुआ, मैंने इसके बाहर रख दिया। अब ज़रा अंदाज़ा लगाओ, अब मैं इस बात को कहूँ कि मान लो मेरे पास ये वाला चार्ज है प्लस का, क्यों मैंने कैपिटल में मान लिया, इसका एक छोटा सा सरफेस एरिया मान लो ये वाला, तो ये इसका सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड जारी है, ऐसे निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक, एंगल है मेरे पास ये ds, ये मेरे पास एंगल है थीटा। ठीक, ये मेरे पास यहाँ से यहाँ तक की दूरी है d, पी पॉइंट मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूँ, देखो इस डेरिवेशन को मैं ज़्यादा नहीं करवाऊँगा, बस यहीं ख़त्म करना जल्दी से। तो 1 का मैं इसको लिख सकता हूँ 4πε0 और Q/r²। कितना लिखा जा सकता है, Q/का 4πr²। यदि मैं इसका रिजल्ट निकालूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल जो निकल कर आएगी φe बराबर मेरे पास होती है Q/का 4πε0, Q/का 4πε0 और इंटू समाकलन करोगे किसका, पूरे क्षेत्र जो इस वाले का है, पूरे सरफेस एरिया के लिए। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर याद यह रखनी है, इसी में ही एक और नोट पॉइंट याद यह रखना है, किसी बंद पृष्ठ द्वारा किसी बाह्य बिंदु पर आंतरिक घनकोण शून्य होता है। किसी बंद पृष्ठ के द्वारा, ये जो बंद पृष्ठ है इसके द्वारा जो बाह्य कोण बनेगा, ये वाला यहाँ पर जो कोण बनेगा, आंतरिक घनकोण हमेशा शून्य होता है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ d फाई और इंटू डी ओमेगा बराबर 0, d फाई और इंटू ओमेगा बराबर 0। इसको लिख लो, मैं लिख देता हूँ इसको, किसी बंद पृष्ठ द्वारा किसी बाह्य बिंदु पर आंतरिक घनकोण शून्य होता है। ठीक, तो इसे d5 बराबर 0। अब ज़रा देखो, मैं यदि इसके लिए इक्वेशन लिखूं तो d5 बराबर Q/का 4πε0 और इंटू 0, रिजल्ट 0। तो हमारे पास निष्कर्ष क्या निकल कर आया, निष्कर्ष निकल कर आया कि यदि मेरे पास बाह्य आवेश है, तो निष्कर्ष इस बात को कहता है बाह्य आवेश के कारण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स शून्य होता है। यदि चार्ज बाहर रखा हुआ है और पृष्ठ के तुम अंदर की कैलकुलेशन करोगे तो हमेशा ही चार्ज क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये क्वेश्चन थ्योरम कहती है। ठीक, बाकी अभी बाद में कल पढ़ेंगे।